आपने इन 4 उपचुनाव में भी देखा, हमारे जो चारों उम्मीदवार थे, ये कोई बड़ा चेहरा नहीं था, ये कोई बाहुबली के परिवार से नहीं था। पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल जोन में 5 साल पहले तक लगभग 100 कंपनियां थी जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। आज पता है कितने नंबर हैं? 22 या 24। स्वराज पार्टी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को तोड़ने की प्रयास कर रही थी, जिसमें उसको असफलता हाथ लगी है, सफल नहीं हो पाई है। तो आगे की रणनीति जो 2025 को चुनाव को लेकर आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? मैं वेंकटेश और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। अभी हमारे साथ मौजूद है जन स्वराज के कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय जी। आपका स्वागत करते हैं हमारे न्यूज चैनल। धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। अभी बिहार में उपचुनाव का रिजल्ट आया है, जिसमें चारों सीट एनडीए के पक्ष में गया है। तो इसके बाद आप लोग का आगे का रणनीति क्या रहेगा? हमारी रणनीति जो पहले थी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उसका कारण सिंपल ये है कि हमारी लड़ाई शुरू से ही जनता को अपनी बात बताने की, अपना संदेश देने की रही है। इस चुनाव को हम एक स्टॉप पिट स्टॉप जिसको बोलते हैं उसकी तरह मानते हैं, जहाँ पे हमें अपनी ताकत और अपनी कमियों के बारे में पता चला है। हम तो ये मानते हैं कि लगभग 10 दिन पहले हमें सिंबल मिला था, और 10 दिन की इफेक्टिव लड़ाई में, जिसमें बीच में दीपावली और छठ के भी त्यौहार थे, तो इस दौरान इस बीच में हम 70,000 लोगों तक अपनी बात इस तरह पहुंचा पाए कि उन्होंने हमारे लिए वोट किया। ये हम अपनी एक जीत मानते हैं। 10 दिन के कोशिश में अगर 70,000 लोग वोट देने के लिए हमें तैयार हैं, तो मेरे ख्याल से अगले 11 महीनों में आप देखेंगे कि ये नंबर बढ़कर इतना बड़ा हो जाएगा कि हमें 40% जनता बिहार की ज़रूर अपना समर्थन देगी, अपना आशीर्वाद देगी। जन स्वराज पार्टी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को तोड़ने की प्रयास कर रही थी, जिसमें उसको असफलता हाथ लगी है, सफल नहीं हो पाई है। तो आगे की रणनीति जो 2025 को चुनाव को लेकर आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? मैं एक बार फिर अपनी बात दोहराऊंगा, हम किसी समीकरण को तोड़ने या जोड़ने नहीं आए हैं। हम किसी राजनीतिक दल के अगेंस्ट या फॉर नहीं आए हैं। हम केवल उस लड़ाई में हैं जहाँ पे हमें जनता को जगाना है, उनको ये बताना है कि उनके बच्चों की शिक्षा, उनके युवाओं को रोज़गार के लिए बाहर जाने से रोकना और उनके लिए रोज़गार यहाँ पैदा करना, बिहार में पैदा करना जन स्वराज का संदेश है। उसको अगर आप समझें तो हमारा साथ दें। आप बिहार में रोजगार पैदा करने के लिए क्या करेंगे? एक बहुत विस्तृत योजना है जो अभी अंडर प्रिपरेशन है, जो चल रही है, जिसके बारे में प्रशांत किशोर जी ने कहा हमारा विजन डॉक्यूमेंट फरवरी 2025 के अंत में निकलेगा। उसमें आप इन सारी चीज़ों का समाधान पाएंगे। तरह तरह की चीज़ें हैं जो कि बिहार में हो सकती हैं और हुई थीं, लेकिन बिहार में जो कानून व्यवस्था की गड़बड़ी है, बिहार में जो लीडरशिप का उदासीन रुख है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उसके कारण वो यहाँ रुकी नहीं। आपको मालूम होगा पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल जोन में 5 साल पहले तक लगभग 100 कंपनियां थीं जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। आज पता है कितने नंबर हैं? 22 या 24। बाकी कंपनियां क्यों भाग गईं? क्योंकि उनको तरह तरह से परेशान किया गया। कुछ रंगदार लोग, कुछ गुंडे लोग उनसे आके तरह तरह का क्या बोलते हैं उसे, मुआवजा मांगने लगे। उस कंपनी में अपने लोगों को भरने के लिए प्रेशर डालने लगे। क्यों लोग, जो इन्वेस्टर है, जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, वो क्यों इस तरह के नॉनसेंस को झेलेगा? वो लोग सब बिहार छोड़कर चले गए। और अभी भी पता चल रहा है कि जो लोग यहाँ हैं वो इतने दबाव में जी रहे हैं, हर रोज उनको नए नए तरह से परेशान किया जा रहा है। बताइए, इसमें सरकार का अगर
सरकार की कमी नहीं है तो किसकी कमी है? जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए, वहाँ पर तो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं जो पैसे लेकर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा? सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है, और जब हमारी सरकार बनेगी आप देखेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस सिस्टम को बदल दिया जाएगा। कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कानून व्यवस्था को तोड़े और किसी भी इन्वेस्टर को परेशान करे। 2025 के चुनाव में आपके पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? ये सवाल अभी न तो कोई मायने रखता है, न इसको पूछने का कोई मतलब है। इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये एक चेहरा नहीं है, ये एक पार्टी है, और ये एक पार्टी किसी एक आदमी या 10 आदमी की नहीं है, ये जनता की पार्टी है। आपने इन 4 उपचुनाव में भी देखा, हमारे जो चारों उम्मीदवार थे, ये कोई बड़ा चेहरा नहीं था, ये कोई बाहुबली के परिवार से नहीं था, या किसी राजनीतिक परिवार से ऐसा नहीं था जो बेटा को नेता रहा है तो बाप नेता रहा है तो बेटा को भी नेता होना है, जबकि वो कुछ नहीं कर सकता है। चारों के चारों लोग जमीन से, समाज के बीच से उठकर आए थे। तो आप ऐसे ही लोग हमारे विधायक बनेंगे, ऐसे ही लोग हमारे नेता बनेंगे, और उनमें से जो सबसे उपयुक्त पाया जाएगा वो आपको लीड करेगा, वो जनता का प्रतिनिधि बनेगा। आपका कहना है कि एक सामान्य वर्ग का आदमी भी आपके पार्टी से नेता बन सकता है? एब्सोल्युटली, अगर उसका दिमाग, उसकी सही सोच हो। हमारा मोटो क्या कहता है? सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। अगर वो आदमी सही है, अगर उसमें वो शुद्धता और ईमानदारी है जो जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए, तो वो हमारा उम्मीदवार होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।